मैं बीवी को कितनी देर से कह रहा था कि जाकर दरवाजे पर देखो कौन आया है। अगर कोई मेरा पूछे तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, और अगर वो कोई हंगामा करे तो तुम शोर मचा देना कि वो तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता है। मैं डर के मारे छत पर जाकर छुप गया था। मुझे पता था दरवाजे पर कौन आया है। दरवाजा बजाने वाला इतनी जोर से दरवाजा बजा रहा था, लगता है अब तो वो दरवाजा तोड़ ही देगा। मेरी बीवी ने जैसे ही दरवाजे पर जाकर पूछा कौन है बाहर, बाहर से आवाज आई, बीबी जरा अपने शोहर को बाहर भेजो। बीवी ने कहा वो घर पर नहीं है। तब बाहर से शोर मचाने वाले ने गरजदार आवाज में कहा, जब शोहर आए तो उसे कहना मेरा कर्ज वापस लौटा दे, वरना मैं उसकी जान ले लूंगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आदमी ये धमकी देकर चला गया था और मैं छत से नीचे उतर आया था और परेशानी के आलम में चारपाई पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या होगा। तभी मैंने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, तुम जाकर अपने मेके से कुछ पैसे ले आओ। अपने भाई को कहना मैं उसके सारे पैसे लुटा दूंगा। इतना तो वो कर ही सकता है, वरना ये कर्जदार तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। मेरी बीवी ये सुनकर अफसुर्दा हो गई थी और कहने लगी, काश मैं आपकी मदद कर पाती, लेकिन मेरे भाई के हालात आपके सामने हैं। वो बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो परेशान हो जाएं और किसी न किसी तरह से पैसों का इंतजाम करें। उसकी बात सुनकर मुझे सख्त गुस्सा आया और मैंने चिल्लाकर कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं किसी न किसी तरह से पैसों का इंतजाम नहीं कर रहा? कर्जा ले लेकर इस घर को ही तो पाल रहा हूँ, और तुम हो कि अपने भाई की फिक्र में मुब्तला हो। अपने शोर को परेशान देख तुम्हें किसी तरह की पशेमानी नहीं होती, लेकिन मैं अपने भाई को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। हट जाओ मेरे सामने से। तंग हो चुका हूँ मैं तुमसे। जब से इस घर में आई हो बस नहुसत ही फैला रखी है। ना ही मेरी कोई कमाई हो रही है और ना ही कहीं नौकरी लगती है। हट जा मेरी नजरों के सामने से, और अब दोबारा कभी भी मेरे सामने मत आना। मेरे चिल्लाने पर वो सहम गई और फौरन से भागकर वहां से निकल गई। मैं जब भी उसे कहता था कि अपने मेके से पैसे ले आओ, तो वो हमेशा यही सब कहकर मजलूम बनने का नाटक करती थी। मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं उसका शौहर था, उसे चाहिए था कि मेरे लिए जाकर पैसे मांग कर लाए, लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं करती थी। हालांकि मैंने अपने आसपास तो यही देखा था, तमाम मर्द अपनी औरतों से इसी तरह पैसे वसूल करते रहते थे। कभी क्या, और जब तक वो पैसे लेकर नहीं आती थी तब तक वो घर पर नहीं आने देते थे। और एक मेरी बीवी थी जिसे इस सब की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो बस अपने भाई की गुर्बत के गम में ही मुब्तला रहती थी। अपने शोहर की गुर्बत नजर नहीं आती थी। अगर अम्मा इस गरीब से शादी करवाने की बजाय मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवा देती तो आज मेरे हालात बिल्कुल ही बदले हुए होते। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम नसीम था। उसका उठना बैठना अमीर कबीर लोगों में था। अक्सर ही वो मुझे इस बात का एहसास दिलाता रहता था कि मैंने उस गरीब औरत से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तो मुझे कहता, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें अमीर लड़की आराम से मिल जाती, लेकिन तुमने यहाँ खुद को कहाँ फंसा लिया है। मैं आगे से ठंडी आ भर कर रह जाता और कहता कि ये सब अम्मा की वजह से हुआ है। उन्होंने ही मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, और शादी के बाद ही पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा था। इससे पहले तो मुझे नहीं पता था कि वो कैसे दिखती है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत हसीन है, लेकिन उसकी नेक नियति और अपने भाई की गुर्बत के एहसास ने मुझे तंग करके रख दिया है। जब भी कहता हूँ कि जाकर अपने मेके से पैसे ले आओ, तो कोई ना कोई बहाना बना देती है और कहती है कि मेरा भाई बहुत गरीब है। अब वो गरीब है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अपने शोहर से तो उसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। मेरा दोस्त जानता था कि मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे मजीद भड़काता रहता था और मुझे लगता था कि वो मेरा बहुत बड़ा हमदर्द है। दरअसल मैं बचपन ही से गुर्बत से लड़ रहा था। एक छोटे से इलाके में पैदा हुआ था। तंग गलियों का ये इलाका मुझे बहुत ही बुरा लगता था। जगह जगह गटर उबल रहे होते थे और कचरा पड़ा होता था। आसपास के तमाम बच्चे मेरी तरह ही पूरा दिन कचरे में खेलते रहते थे। मैं कचरे में खेल कूद कर ही बड़ा हुआ था, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी आंखों में दौलत की चमक साफ नजर आने लगी थी। मुझे उस गली और घर से नफरत सी हो गई थी। मैं अपनी अम्मा से कहता कि हमें यहाँ नहीं रहना है,
किसी बड़े घर में जाकर रहते हैं, ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो आगे से मुझे डांट देती और कहती कि ऐसी बातें तुम कहाँ से सीखते हो, खबरदार जो तुमने आइंदा इस तरह की कोई बात की। हम कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करके रहते हैं। तुमने देखा नहीं है मोहल्ले वाले एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, जरा सी तकलीफ पर सब एक दूसरे का साथ देते हैं। असल अमीरी तो यही होती है। लेकिन तुम्हें कौन समझाए ये सब बातें, अभी बच्चे हो, तुम इस तरह की बातें मत किया करो। रिश्ते ज्यादा अहम होते हैं। लेकिन अम्मा की कोई भी बात मुझे पसंद नहीं आती थी। उनका लेक्चर मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता था। मेरा मानना था कि जिंदगी जीने के लिए दौलत यानी बेतहाशा दौलत का होना बहुत जरूरी है। मुझे कम में गुजारा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे अंदर दौलत की हवस वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद बढ़ती जा रही थी। अगर मैं अच्छे तरीके से दौलत कमाता और कोई सही रास्ता अपनाता तो ये गलत ना होता। लेकिन इस सब के लिए गलत रास्ता अपनाना और उसके लिए कुछ भी कर गुजरना बहुत ही गलत बात थी। मैंने छोटे मोटे फ्रॉड करना शुरू कर दिए थे, जिससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। शुरू शुरू में तो मैं अपने मोहल्ले में ही छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। कभी क्या चीज चुरा कर बेच देता तो कभी क्या। लेकिन लोगों को मुझ पर जल्दी शक हो गया कि ये मोहल्ले में चोरी करता है। इसलिए सब लोग मिलकर मेरे घर आए और अम्मा अब्बा से कहा कि आप लोगों की हम बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए आराम से आकर बात कर रहे हैं। आपका बेटा गली मोहल्ले में चोरी करता है। देखें, ये हमारे बच्चों के साथ ही खेल कूद कर बड़ा हुआ है। हम इसे अपना बच्चा ही समझते हैं। इसकी गलती समझकर इसे माफ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे वो जानबूझकर मुझे मेरे माँ बाप की निगाहों में बेइज्जत कर रहे हैं। उस दिन से मुझे मोहल्ले वालों से भी शदीद नफरत हो गई। मैंने पक्का सोच लिया कि एक न एक दिन मैं इस मोहल्ले से जान छुड़वा ही लूंगा। मैंने चोरियां करना नहीं छोड़ी। मेरे माँ बाप ने मुझे खूब समझाया और डांटा भी, लेकिन मुझ पर उनकी किसी भी डांट और समझाने का कोई असर ना हुआ। मैं वही करता रहा जो मेरा दिल किया और जो मुझे ठीक लगता था। मेरे बहुत से दोस्त भी बन गए थे। वो सब मेरी तरह ही थे। वो इस गलत राह में मेरा साथ देते थे और मुझे बढ़ावा देते। पता नहीं कब मैं इस दलदल में फंस गया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पैसे से इतना प्यार हो गया कि मैं पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। यही काम करते करते मेरी दोस्ती एक दिन नसीम नाम के लड़के से हुई थी। उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे और उसकी बातें भी ऐसी ही होती थीं। वो हर गलत काम में मुलव्विस रहता था। उसके साथ उठने बैठने से मुझे लगने लगा कि जैसे मैं बहुत ही बड़ा गुंडा बन गया हूँ और उस पर बहुत फख्र करता था। सबके सामने अपनी धाक बिठाने की कोशिश करता था। नसीम ने तो मुझे जराइम की ऐसी दुनिया दिखाई कि वहां से कभी वापस आने को दिल ही नहीं करता था। वक्त गुजरता गया। मेरे अम्मा अब्बा ने मेरी हरकतों से तंग आकर मोहल्ले वालों की गुजारिश पर वो मोहल्ला ही छोड़ दिया। उनका कहना था कि तुम्हारी वजह से हम कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। अम्मा की ये बातें सुनकर मैं कहता कि नहीं, मेरी वजह से नहीं, बल्कि ये तो गुर्बत की वजह से हुआ है। काश शुरू से ही अब्बा कोई ऐसा काम करते जिसमें ज्यादा पैसा होता, ईमानदारी ना दिखाते, तो आज हम अच्छा खासा पैसा कमा चुके होते और किसी बड़े घर में रह रहे होते। आपने क्या कभी अमीरों के घर देखे हैं? कितने बड़े बड़े होते हैं, फिल्मों में देखा करे ना। मुझे भी वैसे ही घर पसंद है और एक ना एक दिन मैं तो वैसा ही घर लेकर ही रहूंगा। अम्मा ने मुझसे कहा कि अगर तू मेहनत करके सही तरीके से कमाता तो हमें बहुत खुशी होती और हम खुशी खुशी तेरे साथ उस बड़े घर में जाते। लेकिन तू गलत तरीके से लोगों का माल छीन कर खुद को अमीर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सिर्फ तेरी बदनामी ही होगी और जिल्लत ही तेरा मुकद्दर बनेगी। मुझे लगता था कि अम्मा सिर्फ किताबी बातें करती है और मैंने अम्मा से कह भी दिया कि अम्मा, ये दौर किताबी बातों का नहीं है। आप अपनी ये किताबी बातें अपने पास रखें, मुझ पर इनका असर नहीं होने वाला। मेरी इतनी बदतमीजी पर वो अफसुर्दा होकर रह गईं। उन्हें हमेशा उम्मीद रहती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं उनका इकलौता बेटा था और इकलौती औलाद से सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। मेरे माँ बाप को भी मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं कि एक ना एक दिन मैं सुधर जाऊंगा और उनका कहना मानूंगा। लेकिन मैं सुधरने वालों में से तो हरगिज भी नहीं था, ना ही मुझे सुधरने का कोई शौक था। मैंने बहुत से फ्रॉड के काम करना शुरू कर दिए थे। एक दो बार तो पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई थी, लेकिन मैं नसीम के ताल्लुकात की वजह से किसी न किसी तरह से बच गया। जब मैं नसीम के ताल्लुकात की वजह से बचा तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई।
کہ मेरी भी कोई अहमियत है। मुझे यूं लगता कि नसीम मेरा बहुत ही खास और अच्छा दोस्त है और हमेशा मेरे ही फायदे की बात करता है। लेकिन ये तो मुझे बाद में समझ में आया कि वो बहुत ही मतलबी किस्म का इंसान है और सिर्फ अपने फायदे की बात करता है। उसके नजदीक दोस्ती और वफादारी किसी काम की नहीं थी। बहरहाल उस वक्त तो मुझे अपना सबसे बड़ा हमदर्द रखता था और उसकी वजह से ही मैंने अपने तमाम रिश्तों से दुश्मनी मोल ले ली थी, अपने माँ बाप को नाराज किया था। मुझे यूं लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और ऐसा करते हुए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता था। एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा कि देख, अब तेरी उम्र हो रही है, तूने सुधरना तो है नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी कर दी जाए। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे शादी वादी का कोई शौक नहीं है, मैं बस पैसा कमाना चाहता हूँ। लेकिन अब अम्मा ने सोच लिया था कि वो मेरी शादी करके ही रहेंगी, इसलिए मुझ पर जोर देने लगी और कहने लगी कि अब मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगी, बस अब मैं तेरी शादी करके ही रहूंगी। मैंने भी जान छुड़वाने के लिए अम्मा से कह दिया कि ठीक है, और अम्मा ने फिर रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। आए रोज वो किसी न किसी लड़की को देखने के लिए चली जाती थी, मुझसे भी जिक्र करती, लेकिन मैं कोई दिलचस्पी ना लेता। मुझे इस सब में वैसे भी कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। मैंने अम्मा से कहा कि जहाँ मेरी शादी करना चाहती हैं कर दे, वैसे भी मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। मैंने कभी भी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में आने वाली लड़की कैसी होनी चाहिए। फिर अम्मा को एक लड़की पसंद आई और उन्होंने उसका रिश्ता भी तय कर दिया। अम्मा का कहना था कि वो लोग बहुत ही दीनदार हैं और लड़की तो इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं, हर वक्त वो उसकी तारीफों के पुल बांधती रहती थी। हालांकि मुझे अम्मा के इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। अम्मा ने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। उनका इरादा था कि 3 माह बाद ही शादी कर दी जाए। जब मैंने अपने दोस्त नसीम को इस बारे में बताया कि मेरी शादी हो रही है, तो उसने बहुत ही तजस्सुस से मुझसे पूछा कि लड़की कितनी अमीर है, क्या उसके पास पैसे हैं। मैंने कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हो, तो वो कहने लगा, क्या मतलब कैसी बातें कर रहा हूँ, आजकल शादी करते ही पैसों के लिए हैं। क्या तुमने ये पता किया है वो कितना जहेज लाएगी? देखो, जितना जहेज वो लाएगी उतने ही तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। नसीम की बातें सुनकर मैं सोचने लगा कि आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। वाकई में वो बिल्कुल ठीक कह रहा था कि अगर वो ज्यादा जहेज लाएगी तो मुझे ही फायदा होगा, कल को मैं और भी चीजें मांग सकूंगा। मैं भागा भागा घर आया और अम्मा से कहा कि अम्मा, जिस लड़की से आपने मेरा रिश्ता तय किया है वो जहेज में क्या लाएगी? अम्मा ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी कि मुझे लगा कि तुझे शादी में किसी किस्म की दिलचस्पी पैदा हो रही है, लेकिन देख तू कितना भूखा और मतलबी है, कैसे मुंह फाड़कर जहेज की बात कर रहा है। हम क्यों जहेज मांगेंगे, हमने तो साफ मना कर दिया है। वो बेचारे वैसे भी बहुत गरीब हैं, जहेज वगैरह नहीं दे सकते, और हम जहेज के लिए थोड़ी ना तेरी शादी कर रहे हैं। मुंह बंद रख और आइंदा ऐसी बात मत करना। अम्मा के डांटने पर मैं खामोश हो गया और आकर नसीम को सारी बात बताई। नसीम मुझसे कहने लगा कि देख, तू अपने आप को यहाँ मत फंसा, अगर वो लोग जहेज नहीं दे रहे तो तू बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। क्या फायदा है इस शादी का? मैंने नसीम से कहा कि लेकिन अम्मा ने कहा है कि वो बहुत खूबसूरत है और नेक भी है, इस रिश्ते में अम्मा की मर्जी शामिल है और वो अब अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी, ये शादी करवा कर ही रहेंगी। मैं अम्मा को अच्छे से जानता हूँ, वो हद से ज्यादा जिद्दी थी। वैसे तो मुझे कुछ नहीं कहती थी, आराम से समझा देती थी, लेकिन कभी किसी बात पर अड़ जाती तो उससे कभी भी किसी हाल में पीछे नहीं हटती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अम्मा को छेड़ना नहीं चाहिए, वो जहाँ मर्जी शादी करना चाहती हैं कर दे। अम्मा ने शादी की सारी तैयारियां खुद ही की थी, मैंने किसी भी तैयारी में हिस्सा नहीं लिया। शादी वाले दिन भी हद से ज्यादा नहीं जानता था कि मेरे ससुराली रिश्तेदार कौन थे और क्या करते थे। मुझे सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा बेजार रवैया सबने महसूस किया और लोगों में अजीब सी बातें होने लगी, लेकिन मुझे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी लोग मेरे बारे में अजीब बातें करते ही रहते थे, कोई मुझे चोर बोलता, कोई फराडिया, तो कोई क्या। मैं लोगों की बातों पर ज्यादा कान नहीं धरता था। मेरी शादी वाले दिन मेरे बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई कह रहा था कि इस लड़की का नसीब खराब है जो इस जैसे लड़के से इसकी शादी हो रही है, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे कहता कि वो लड़की तो खुशकिस्मत है जो तुमसे शादी कर रही है, वरना तुम्हें तो कोई हूर परी ही मिलनी चाहिए थी। अपनी दोस्त की बातें सुनकर मेरा सीना चौड़ा हो जाता था। शादी वाले दिन
पहली रात ही मैंने अपनी बीवी का चेहरा पहली बार देखा। इससे पहले तो ना मैंने कभी उसे देखा था और ना ही उसके बारे में कुछ जानता था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो हद से ज्यादा हसीन थी, लेकिन वो दीनदार भी बहुत थी। एक दिन जब मेरे दोस्त नसीम ने मुझसे कहा कि अपनी बीवी से मिलाओ यार, जब से शादी हुई तो तुमने एक बार भी भाभी से नहीं मिलवाया। मैंने घर आकर अपनी बीवी से कहा कि आज मेरा दोस्त घर आएगा तो वो तुमसे मिलना चाहता है। तो उसने फौरन से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं गैर मर्दों से नहीं मिलती हूँ, आपके दोस्त से क्यों कर मिलूंगी। मुझे उसका इनकार बहुत बुरा लगा और मैं झगड़ने लगा। अम्मा ने हमारा झगड़ा सुना तो कहने लगी, तुम कैसे इंसान हो जो अपनी बीवी को दोस्त से मिलवाना चाहते हो। तुम्हारा वो दोस्त बहुत ही आवारा है, हरगिज भी मैं अपनी बहू को उसके सामने नहीं आने दूंगी। निकल जाओ तुम यहाँ से। अम्मा का गुस्सा करने पर मैं घर से निकल गया और 2 दिन घर वापस न आया। नसीम मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ भड़काता ही रहता था। उन्हीं दिनों मेरे हालात बिल्कुल ही खराब हो गए। वैसे भी मैं कोई मुस्तकिल काम नहीं करता था, लेकिन आजकल तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पैसे खत्म हुए तो मुझे समझ आई कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। अब मुझे जरूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर पैसों का बंदोबस्त ना हुआ तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे और मैं जो ऐशो इशरत में जीने का आदी हो गया था, महंगी चीजों के बिना नहीं रह पा रहा था। मैंने अपनी मुश्किल का जिक्र नसीम से किया और कहा कि मेरे ऊपर बहुत बुरा वक्त आ चुका है। महंगाई हद से ज्यादा हो गई है, घर नहीं चला पा रहा हूँ। गुजरे वक्तों में अब्बा की वफात हो गई थी, उनके बाद तो ये घर मेरी ही जिम्मेदारी था। जैसे तैसे करके चला रहा था, लेकिन अब तो हालात बिल्कुल ही नाजुक हो चुके थे। ऐसे में नसीम ने मुझसे कहा कि देख, मैं तेरा दोस्त ही नहीं बल्कि तेरा बड़ा भाई भी हूँ। तू परेशान मत हो, चल कल मैं तुझे किसी से मिलवाने लेकर जाऊंगा, तेरे पैसों का बंदोबस्त फौरन से हो जाएगा। उसकी उम्मीद दिलाने पर मैं बहुत खुश हो गया। अगले दिन मैं नसीम के साथ घर से निकला और सीधा एक अमीर आदमी के घर पहुंच गया। नसीम ने उस आदमी से मेरा जिक्र किया और कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ आप इसकी मदद करेंगे, कल को ये भी आपके काम आएगा। वो आदमी बहुत ही शातिर लग रहा था और बहुत पहुंचा हुआ भी। उसने झटपट कई नोटों की गठियां निकाली और मुझे दे दी। कहने लगा कि ये कर्ज है। उसने मुझसे एक पेपर पर दस्तखत भी लिए। उसका कहना था कि कर्ज वक्त पर ना दिया तो मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वक्त पर कर्ज लौटा दूंगा। उससे वादा करके मैं घर वापस आ गया। इतने पैसे देखकर तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। अम्मा ने मुझसे पूछा कि तू इतने पैसे कहाँ से लाया है। तो मैंने अम्मा से कहा कि क्या मतलब कहाँ से लाया हूँ, मेरा वो दोस्त नसीम जिसे आप हर वक्त बुरा भला कहती रहती हैं, उसने मुझे ये पैसे दिलवाए हैं। आपको क्या पता वो कितना अच्छा है और मेरा हमदर्द है, मुझे अपना भाई कहता है। अम्मा ने कहा कि हाँ, एक दिन देख लेना, वो तेरे लिए आस्तीन का सांप साबित होगा, वो सिर्फ नाम का भाई है। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। इन पैसों को मैंने फौरन से उड़ा दिया और एक बार फिर से खाली हाथ हो गया। दोबारा से नसीम के साथ उस आदमी के पास गया और उससे कर्जा लिया और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। जब भी पैसे चाहिए होते, नसीम के साथ उस आदमी के पास जाता और उससे पैसे लेता। वो मुझसे कागज पर दस्तखत करवाता और पैसे दे देता। अभी तक उसने अपने पिछले पैसों का मुतालबा भी नहीं किया था। मैं बहुत खुश था। मुझे यूं लगता था कि वो हमेशा मेरी मदद करेगा, लेकिन मैं इस बात से वाकिफ नहीं था कि एक दिन वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। अब हालात बहुत खराब हो गए थे। मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। एक दिन नसीम मेरे पास आया और कहने लगा कि यार, अब मैं तुझे मजीद कर्ज नहीं दिलवा सकता और जिसने तुझे कर्ज दिया था वो चाहता है कि अब उसका सारा का सारा कर्ज लौटा दिया जाए। ये सुनकर मैं फौरन से बुखला गया और मैंने उससे कहा कि दोस्तों, मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो, मैं कर्जा कैसे वापस लौटा सकता हूँ, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तुम कुछ मोहलत मजीद ले लो। नसीम ने कहा कि ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, बल्कि ऐसा करो, अपने घर में छोटी सी दावत का एहतमाम करो, दावत के पैसे मैं दे दूंगा। मैं उस आदमी को यहाँ पर दावत करता हूँ, हो सकता है कि वो ये सब देखकर तुम्हें थोड़ी मोहलत दे दे। मुझे उसकी बात ठीक लगी और मैंने नसीम से चंद पैसे बतौर कर्जा लिया और उनसे दावत का एहतमाम किया। बीवी को कहा कि अच्छे अच्छे खाने बना कर दे, तो उसके हाथ में बहुत जायका था। मुझे उम्मीद थी कि उस आदमी को मेरी बीवी के हाथों
का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आएगा और वो ज़रूर मेरी मदद करेगा और कर्जे के लिए मुझे मोहलत देगा। दावत का एहतमाम मुकम्मल हो गया तो मैं उस आदमी के पास आया और उससे कहा कि मैं अपने घर में आपकी दावत करना चाहता हूँ। अगर आप तशरीफ लाएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। उस आदमी ने मेरी दावत कबूल कर ली। मैंने उसे अपने गरीब खाने पर खुशामदीद कहा। वो नसीम के साथ ही आया था और इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए मेरे घर का जायजा ले रहा था। नसीम ने उसे बताया कि ये उसका अपना घर नहीं है बल्कि किराए का घर है। इसके हालात हद से ज्यादा खराब हैं और इसकी बीवी भी गरीब है, वरना वो अपने मेके से मदद ले लेती। वो उसे मेरी सारी मजबूरियां बता रहा था। मुझे लगा कि वो इसलिए बता रहा है ताकि वो आदमी मेरी मजीद मदद करे, मगर मैं नहीं जानता था कि नसीम उसे ये सब किसी और मकसद से बता रहा है। ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो उसे ये सब इसलिए बता रहा था ताकि उस आदमी को अंदाजा हो जाए कि मैं कितना मजबूर हूँ और मेरी मजबूरी से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। जब मेरी बीवी ने खाना लगाया तो पर्दे से ही हमें इत्तला दी कि खाना लग गया है। मैंने कहा कि मेरी बीवी बहुत नेक है और पर्देदार है, कभी भी किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती, इसलिए आप बुरा मत मानना, वो हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकेगी। हालांकि उसके आने से पहले मैंने अपनी बीवी से बहुत लंबी बहस की थी और कहा था कि मेरे दोस्त के सामने आकर खाना खाना, लेकिन मेरी बीवी ने हमेशा की तरह साफ मना कर दिया, जिस पर मैंने उससे एक बड़ा झगड़ा भी किया था। खाना खाने के बाद उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं हाथ धोना चाहता हूँ। मैं उसे लिए किचन के पास लगे नल के पास आ गया। उसी वक्त अचानक से मुझे नसीम ने अंदर से आवाज दी, तो मैंने उस आदमी से कहा कि आप बैठक में आ जाना, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जानता था कि वो आदमी दरअसल मेरी बीवी के कमरे में ताका झाकी करने की कोशिश कर रहा था। उस दिन उसने मेरे घर में मेरी बीवी को देख लिया और उसके बाद से ही उसकी नीयत खराब हो गई। एक दिन नसीब मुझे बुलाने आया और कहा कि कर्जदार तुमसे मिलना चाहता है। मैं फौरन से नसीम के साथ उस आदमी से मिलने के लिए आ गया। उसने मुझे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी पेशकश है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो इसके बदले मैं तुम्हारा सारा का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि ऐसी कौन सी बात है जिसके बदले तुम सब कुछ माफ करने को तैयार हो गए हो। उसने कहा कि उस दिन मैंने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे घर में देखा था, वो मुझे पहली ही नजर में पसंद आई थी। तुम एक रात के लिए अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दो, उसके बाद तुम्हारा सारा कर्जा हमेशा के लिए माफ कर दूंगा, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। ये सुनकर मैं घबरा गया और मैंने उससे कहा कि नहीं, मेरी बीवी बहुत ही नेक है और बहुत ही परहेजगार भी, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता हूँ। क्या कर्ज उतारने का कोई और तरीका नहीं है? तो वो खबासत से हंसते हुए कहने लगा कि नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, और मैं जानता हूँ कि तुम इतनी बड़ी रकम हरगिज भी नहीं दे सकते हो, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो। क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती है? उसने मायने खेज निगाहों से मुझे देखा। मुझे सख्त गुस्सा आया, लेकिन खामोश रहने के अलावा उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। मैं इस मामले पर आराम से सोचना चाहता था। उसके चले जाने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार तुम क्या सोच रहे हो, उससे डील कर लो, ये ना हो कि बाद में वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। उसके बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, तुम क्यों खामोखा में मुसीबत मोल लेना चाह रहे हो? वैसे भी तुम्हारी बीवी तुम्हारे किस काम की है? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम उससे तंग हो, उसमें हुस्न के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे तुम खुश हो सको। बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं, ना ही वो शादी के बाद जहेज लेकर आई थी और ना ही उसमें कोई सलीका है, इसलिए बेहतर है कि तुम अब उसका फायदा उठाओ, तुम्हारे किसी काम तो आए वो। मुझे मुसलसल भड़काए ही जा रहा था, यूं लगता था वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरे कर्जदार का खास आदमी है। बहरहाल अपने दोस्त के समझाने पर मैं घर वापस आया और उसी बारे में सोचने लगा। हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस बारे में अपनी बीवी से बात करूं। मैं जानता था कि वो फौरन से ना कह देगी। मेरे पास कोई तरीका नहीं था जहां से मैं पैसे जमा कर सकता। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। हर एक का यही कहना था कि महंगाई बहुत है, हम कर्ज नहीं दे सकते हैं। सबको मेरे हालात पता थे कि मैं अगर कर्ज लूंगा तो वापस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कोई भी मुझे कर्ज देने को तैयार नहीं था। हालांकि सबके पास पैसे मौजूद थे और इस बात का सबूत भी मौजूद था। बहरहाल पूरी रात सोचते रहने के बाद मैंने एक फैसला किया कि मैं उसकी बात मान लूंगा और अपनी बीवी को नहीं बताऊंगा, किसी भी तरह से उसे उसके पास छोड़कर आ जाऊंगा।
आगे वो जाने और उसका काम जाने, मैं अपना वादा पूरा कर लूंगा ताकि उसके बदले मेरा कर्जा माफ हो जाए। सोचो विचार करने के बाद मैं उस आदमी के पास आया और उससे कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन तुम मुझे बकायदा कागजात पर लिख कर दो कि तुम मेरा कर्जा माफ कर दोगे और दोबारा इस बात को लेकर मुझसे झगड़ा नहीं करोगे और ना ही मुझ पर कर्ज देने का दबाव डालोगे। उसने फौरन से मेरी बात मान ली और हाँ कर दी। उसके हाँ करने के बाद मैं खुशी खुशी घर आ गया। कम से कम मेरी इस बात से तो जान छूट गई थी। अब मैं आजाद होने वाला था। अगले दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि बहुत वक्त हो गया है, मैं कभी भी तुम्हारे साथ बाहर नहीं गया। चलो आओ, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाता हूँ, एक बहुत ही खास जगह पर। ये सुनकर वो फौरन से खुश हो गई और कहने लगी ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैंने उससे कहा कि बहुत ही अच्छे से तैयार होना। वो जल्दी से तैयार होकर आ गई, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने ऊपर चादर ओढ़ ली। उसकी चादर देखकर हमेशा ही मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता था जिसकी वजह से बदमज़गी पैदा होती। थोड़ा ही वक्त था, मुझे सब्र करना था, उसके बाद मेरा काम हो जाता। मैं उसे अपने साथ लेकर उस आदमी के घर पर पहुंचा। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे किसी के घर लेकर जा रहे हो, पहले बताते ना, हम इनके लिए तहाइफ भी ले लेते। मैंने कहा कि हाँ, एक दोस्त ने दावत रखी है, उसकी बीवी तुमसे मिलना चाहती थी, वो भी बहुत ही नेक औरत है, तुम्हें पसंद आएगी। ये कहकर मैं उसे साथ लेकर अंदर चला आया। सामने ही ड्राइंग रूम था। उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। हम दोनों वहीं बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी तो एक मुलाजिम बंदा सा आया और उसने मेरे कान में कुछ कहा। मैंने हाँ में सर हिलाकर उसे इंतजार करने का बोलकर अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा हुआ और मैंने उससे कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। ये कहकर मैं वहां से बाहर निकल आया। वो आदमी वहीं खड़ा था। मैंने उससे कहा कि जाओ, वो अंदर ही बैठी हैं, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, अब आगे तुम्हारा काम है। उसने मुझे एक पेपर पर लिख कर दे दिया कि वो मेरा कर्जा माफ कर चुका है और अब मुझसे दोबारा कभी भी कर्जे का मुतालबा नहीं करेगा। मैं वो पेपर लेकर घर आ गया। बार बार मेरा दिमाग अपनी बीवी की तरफ ही जा रहा था। ना जाने क्या होगा, उसने कितना हंगामा किया होगा, लेकिन मुझे अपनी जान बहुत अजीज थी। मेरी बीवी के साथ क्या होता है क्या नहीं, मेरी गैरत तो मर ही चुकी थी। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बहरहाल उसे मैंने सिर्फ एक रात के लिए उसके हवाले किया था, उसे वापस भी लेकर आना था। जैसे ही सुबह हुई तो मैं फौरन से भागा भागा उस आदमी के घर पर आया। बाहर निगाहें दौड़ाई तो देखा वहां पर तो इतना ज्यादा रश था, लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। उनकी सरगोशियां मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं रश में से गुजरता हुआ अंदर आया और मामले को समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है। जब मैंने वहां पर एक मुलाजिम से ये सवाल किया कि यहाँ पर इतने लोग क्यों जमा हैं, आखिर क्या हुआ है, तो वो कहने लगा कि जिस औरत को कल आप यहाँ छोड़कर आए थे वो मर गई है। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। आखिर वो कैसे मर गई? मैं भागता हुआ अंदर आया। वो आदमी वहीं बैठा हुआ था। मुझे देखकर गुस्से से मेरी तरफ आया और कहने लगा कि मुझ पर कैसी मुसीबत तुमने ला दी थी। देखो ये क्या हो गया है, अब सब लोग मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ क्या कर रहा था और मेरे घर में इसकी मौत कैसे हुई। यूं लग रहा है जैसे इसे मैंने मारा है, हालांकि वो खुद ही अपनी गलती की वजह से मरी है। क्या तुम उसे समझाकर नहीं लाए थे? मैंने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, वो इस सब में तुम्हारा साथ नहीं देगी और तुमने कहा था कि तुम संभाल लोगे। मैं जानता था कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी, लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि कल जब मैंने उसके करीब आने की कोशिश की और उससे कहा कि तुम अपने शोर का कर्जा उतारने के लिए यहाँ पर आई हो, बस एक रात मेरे साथ गुजारो, उसके बाद वापस चले जाना, तो उसने पास पड़ा गुलदान उठाकर मुझे मारना चाहा, लेकिन गलती से उसका पांव फिसला और वो टेबल से जाकर टकराई। टेबल का कोना उसके सर पर लगा और खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। हम में से कोई कुछ भी ना कर पाया। आसपास के लोगों को इस बात की खबर हो गई। एम्बुलेंस आई थी और यहाँ तक कि पुलिस भी यहाँ पर आई है। अब बताओ मैं इस तमाम मामले को कैसे संभालूं? मैंने उससे कहा कि तुम्हारे तो बहुत ताल्लुकात हैं, तो वो कहने लगा ताल्लुकात हैं, लेकिन कोई भी अब मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं किसी की बीवी के साथ क्या कर रहा था। मेरी बीवी और बच्चे मुझसे सवालात कर रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगा और उन्हें जवाब देने के लिए मेरा कौन सा ताल्लुक काम आएगा? अब तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। तुम नहीं जानते
کہ मेरी बीवी के घर वाले कैसे हैं, वो तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये सब कहते हुए वो परेशान हाल सर पकड़कर वहीं बैठ गया। मुझे उस पर हंसी भी आ रही थी और तरस भी। बहरहाल जो होना था वो हो गया था। मैं बाहर आया तो लोगों ने मेरी तरफ देखकर इशारे करने शुरू कर दिए और कहा कि देखो कितना बेगैरत और बेशर्म इंसान है, अपनी ही बीवी को दूसरे मर्द के हवाले कर दिया। इसे तो डूब मर जाना चाहिए। इस जैसे मर्दों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो पत्थर उठा उठाकर मुझे मार रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखे बिना फौरन से भागना शुरू कर दिया। बेहतर था कि मैं लोगों के हाथ ना लगता, वरना ये लोग तो शायद मुझे बुरी तरह से पीट डालते। मैं अपना चेहरा छुपा छुपा कर भाग गया। अखबारात में मेरे बारे में बहुत सी खबरें शाया हुई थी। मैं रूपोश होने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पुलिस मेरी तलाश में थी। मैं जानता था कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकेगा, इसलिए मैं भागा भागा नसीम के पास आया। एक उसी से मुझे उम्मीद थी। जब मैंने नसीम को सारी बात बताई तो उसने मुझे ये कहकर घर से धक्के देकर निकाल दिया कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। उस लम्हे मुझे समझ आई कि नसीम एक बहुत ही खुदगर्ज और मतलबी इंसान है। आज तक उसने सिर्फ मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था और अब जब मुझे मुसीबत में देखा तो टिश्यू पेपर समझकर फेंक दिया। मैं समझ गया कि अब मेरी कोई मदद नहीं करेगा। छुपने का भी कोई फायदा नहीं था। पुलिस चारों तरफ मुझे ढूंढ रही थी और मैं जल्दी पुलिस के हाथ लग गया। जब तफ्तीश हुई तो मैंने एक एक बात बता दी, यहाँ तक कि नसीम का नाम भी ले लिया। अगर उस दिन वो मेरी मदद करता तो मैं उसका नाम कभी भी ना लेता। मैं जानता था कि वो कहाँ रहता है और उसके कौन कौन से खुफिया ठिकाने हैं, इसलिए पुलिस को सारी मालूमात फराहम कर दी। पुलिस ने जगह जगह छापे मारना शुरू कर दिए और बिलाखिर नसीम को भी पकड़ लिया। इस कहानी के तीनों किरदार यानी हम तीनों में नसीम और वो कर्जदार एक ही जेल में बैठे हुए एक दूसरे की तरफ खूंखार निगाहों से देख रहे थे। हम सब एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे और धोखेबाज कह रहे थे, हालांकि हम में से हर एक ही धोखेबाज था। मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया था, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया और उसे एक गैर मर्द के सामने फेंक दिया। नसीम ने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया और मुझे धोखा दिया और उस आदमी ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मेरे घर आकर नकब लगाया, धोखा देकर चला गया। कल हमारे केस की सुनवाई है। हम तीनों जानते हैं कि अब हमारा कोई ताल्लुक काम नहीं आने वाला। मेरे पीछे कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मेरा साथ दे सके। नसीम का साथ भी वही आदमी दिया करता था और अब वो खुद भी जेल में था, क्योंकि जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना था उन सब ने उससे मुंह मोड़ लिया था। यही होता है, मुसीबत आने पर सब मुंह मोड़ लेते हैं। हम तीनों जानते हैं कि कल हमें सख्त से सख्त सजाएं सुनाई जाएंगी और बाकी की सारी जिंदगी हमें जेल में गुजारनी पड़ेगी। आज मुझे समझ आ रहा था कि पैसा कमाने की इस दौड़ में मैंने आज तक कुछ भी हासिल नहीं किया था, बल्कि जो कुछ मेरे पास था वो भी खो दिया था, चाहे वो इज्जत हो, रिश्ते हो या फिर अपना आप। और अब सिवाय पछताने के मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा था।